नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी और बीपीएससी को लेकर के जो आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग कर रहे थे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में हम लोग कर रहे थे। 14 नंबर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। 15 नंबर चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपका पूरे हिस्ट्री यानी कि तीनों पार्ट हिस्ट्री समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए सुविधा अनुसार हमने लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसको भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत लूसेंट का इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है, बायोलॉजी लगभग समाप्त होने वाला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अब शुरू कर दिया गया है। तो ये सभी वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखा करें। सबका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लूसेंट सामान्य ज्ञान का और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। वीडियो आप देखिए, आपको बेहतरीन ढंग से जो सब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो आप किसी क्लास में बैठ करके किसी क्लास को 1500, 2000, 5000 दे करके पढ़ते हैं, वही चीज़ हम आपको लूसेंट के माध्यम से और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे करके और बेहतरीन हम उसको समझाएं। वीडियो आप 10 मिनट 15 मिनट तक देखिए, उसमें डिफरेंस दिखेगा कि हाँ क्लास कैसा चल रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए बता दूं कि जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, एक लोग का कमेंट था कि आप ये अपने पढ़ने के लिए किए। देखिए, हम पढ़ने के लिए मेरा तो छोड़िए, ये जो हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहे हैं ये एक्चुअली में हम जो क्लास पेड क्लास करवाते हैं उन लोगों के करवाते हैं। आपके लिए हमने इसको क्या करते हैं कि डेली स्क्रीन रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी कुछ सुविधा हो जाए। ठीक ना, बाकी ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, ये पेड क्लास चल रहा है। और ये भी बात सही है कि हम खुद पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ठीक ना, तो मेरा तो ठीक है कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ाते ही हैं, तो वो ठीक है। बाकी जो मेन पर्पस है वो आपके लिए फ्री ये प्रोवाइड करा देना पर्पस है, जो पेड क्लास में चलता है वो। बाकी आइए अब चलते हैं, सीधे चलेंगे। देखिएगा अभी आप लोगों से जब हम प्रश्न पूछेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे, आप लोग को आवाज़ सुनाई नहीं देता होगा, मगर आज सुनवाते हैं आप लोग को आवाज़। ठीक ना, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ सर जो है वो कुछ सही बोल रहे हैं। चलिए, सारे लोग तैयार हो गए जी? चलिए, हाँ 15 नंबर टॉपिक निकाल लीजिएगा, क्या है? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, है ना। 14 नंबर तक हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। और आज का क्लास जो है टोटल इसमें कितना, 40 और 23 63, यानी कि 17 नंबर टॉपिक भी कुछ कुछ जाएगा। पीडीएफ सारे लोग के पास होगा ही, कल ग्रुप में दे दिए थे, है ना। चलिए अब शुरू किया जाए। देखेंगे, सबसे पहला जो प्रश्न है आनुवंशिकी का, उसमें है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? किसको कहेंगे? मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। और इसका हम लोग सब्जेक्टिव में ऑलरेडी ये सारा पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये सब याद रहना चाहिए प्रश्न। दूसरा है कि आनुवंशिकी के नियम का इन्वेंशन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आनुवंशिकी इकाई क्या है? आनुवंशिकी इकाइयाँ कौन सा है? जीन है, ऑप्शन नंबर सी। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्र में। जीन है, जीन क्या है? जीन जो है डीएनए का एक भाग होता है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल और टैटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया था बीडल और टैटम। चलिए आगे आइए। 8 नंबर कहता है कि जीन को व्यक्त किया जा सकता है किस रूप में? आनुवंशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग और उत्परिवर्तन की इकाई, ये सभी में हम जो क्या करते हैं, जीन को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड आपको इतना से अनुमान लग गया होगा कि हम लोग पेड क्लास वाले को करवाते हैं, एक्चुअली में आप लोगों को हम रिकॉर्ड वीडियो से दे देते, ठीक ना। इसलिए कमेंट आप गलत ना किया कीजिए और गलत ना समझा कीजिए कि हम अपने पढ़ने के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक ना। आप ही लोगों में से एक हैं हम। चलिए आगे बताइएगा। 9 नंबर, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन? जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देगा जोहानसन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा? डीएनए।
ठीक है, डीएनए कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः किसके माध्यम से होगा? जीन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? उपयुक्त दोनों, यानी कि आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। ठीक है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण। मनुष्य में दोगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, 23 जोड़ी होता है। मनुष्य में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? XY। मनुष्य में पुरुषत्व के लिए जो होता है, पुरुष में XY, महिला में XX। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना? 46। गुणसूत्र की संख्या जो है 46 संख्या में है, तो जोड़ा में कितना? जोड़ा में 23। चलिए ठीक है, आगे है कि मनुष्य के नर गुणसूत्र का सम्मिश्रण, नर वाला कौन सा? XY, अभी ऊपर वाला ही था। आगे 19 नंबर पर आइएगा, क्या कहता है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता के द्वारा। हाँ, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष में 22 और स्त्री का X, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? वर्णांधता। हाँ, आनुवांशिक बीमारी है। हाँ, लिंग संलग्न रोग मतलब आनुवांशिक बीमारी, वर्णांधता। ठीक है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? एक्स गुणसूत्रों की वंशांगति। हीमोफीलिया में होता क्या है? हीमोफीलिया में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये सब हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे, पहले वो तो बोल दे रहे हैं, इन्हें कहिए गुरुजी कुछ ना बता रहे। ठीक है, सब सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सब्जेक्टिव पढ़े हैं जी वाला कि नहीं पढ़े हैं ना? हाँ, इसलिए हम एक्स्ट्रा ना कुछ बता रहे हैं, क्या कि उधरों सब्जेक्टिव में भी 1 घंटा टाइम देंगे, इधरों देंगे, सही होगा नहीं ना? बाकी रिवीजन करते रहिएगा, सब्जेक्टिव वाला भी, और जिनका छूटा होगा वो, और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख देख के रिकॉर्ड सुनते रहिएगा। चलिए, तो रिवीजन उधर से भी होता रहेगा, इधर से भी होता चल ही रहा है। तो कहता है कि मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है किस रूप में? 25 का देखेंगे, प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। हाँ, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया के रूप में उपयुक्त दोनों। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध। कह रहा है कि एगो अंधा पुरुष है, उसका विवाह जो है दूसरे पुरुष के समान पुत्री से, मतलब दूसरा पुरुष जो है सामान्य, मतलब दूसरा जो अंधा व्यक्ति है ना, मतलब वर्णांध है, उसका सामान्य पुत्री, मतलब जो बेटी जो है ठीक ठाक है, ठीक, तब उसका जो संतान होगा वो आधा पुत्र वर्णांध, मतलब आधा मतलब शरीर से आधा ना, अगर 2 गो बेटा होगा ओरा में से ही एगो आधा। हाँ, ऐसा। चलिए, आधा मतलब इन्हें समझ लेना कि एगो आखिया से वर्णांध और एगो आँख से ठीक ठाक। चलिए, आगे कहता है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना है? ध्यान दीजिएगा, 0%। काहे कि जो है महिला जो है, महिला सामान्य है, महिला वाहक होती है ना, इसलिए एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितना? 0%। चलिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए का फिंगरप्रिंट, मतलब हाँ, आप जायज औलाद हैं या नाजायज औलाद हैं ये पता करने के लिए किससे?
तो डीएनए फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो तो होबे करता है। एक और होता है डीएनए का पूरा फॉर्म, डैडी नाजायज औलाद। मूवी नहीं देखे इंटरटेनमेंट? इंटरटेनमेंट में नहीं कहता है मेरा और डीएनए मिलता है तो डैडी नाजायज औलाद। तो नहीं, उसमें डीएनए कुत्ता को लेकर के भी फिल्म था ना, कुत्ता से संबंधित था इसलिए। हाँ, चलिए 29 नंबर देखेंगे। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। लाल रंग कैसे दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। हाँ, लाल जो है हरा दिखाई देगा। एक वर्णांध पुरुष और एगो सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे केकरा में? पुत्रियों के पुत्र में, मतलब सीधे जाके नाती में होगा, ठीक ना। एगो पुरुष अंधा है मतलब वर्णांध है, महिला जो है सी ठीक ठाक है, तो कर लक्षण केरा में जाके दिखेगा? पुत्री के पुत्र मतलब नाती में जाके दिखेगा, मतलब एक जनरेशन बाद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया अनुवांशिक है। हीमोफीलिया में क्या होता था? रक्त का थक्का? नहीं होता है। 33 नंबर कहता है कि हाँ, डीएनए अंगुली छाप वही फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? विवादित जनकता, वही जायज और नाजायज वाला, उसी के लिए। गुणसूत्र में होते हैं, क्या होंगे गुणसूत्र में? डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाएगा? सभी के लिए। माता पिता, बलात्कारी और चोर। हाँ, फिंगरप्रिंट मतलब ये अगर कुछ ऐसा रहता है तो फिंगरप्रिंट लेकर के चेक करता है, वही। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, ठीक है। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? ये हम लोग पढ़ेंगे बीमारी में। 44A प्लस XO हो जाता है। हाँ, ये जो टर्नल सिंड्रोम है, ये सब हम लोग जब आखिरी क्लास करेंगे ना बायोलॉजी वाला, बीमारी रोग, उसमें आएगा टर्नर सिंड्रोम, ये सभी। चलिए आगे है 40 नंबर, गुणसूत्र। हाँ, गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो मानवों में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करता है, किसका किससे? माँ का X और पिता का X क्रोमोसोम से। चलिए, मादा शिशु मतलब बोला महिला, ठीक ना, मतलब लड़की। लड़की के लिए XX दोनों रहता है ना, इसलिए। तो ये हो गया आनुवंशिकी समाप्त। अब आइएगा 16 नंबर में, उद्विकास, इवोल्यूशन। एरा में ज़्यादा नहीं है, 20-22 हुआ है। देखिए, कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। हाँ, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशांगति। तीसरा है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, कल भी हम लोग पढ़े थे, चार्ल्स डार्विन ने किया है, ठीक है। चलिए, चौथा है कि योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया, किसने? योग्यता की उत्तरजीविता डिब्रीज, डार्विन की ना, डार्विन। योग्यता की उत्तरजीविता डार्विन। आगे, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता डिब्रीज। उत्परिवर्तन म्यूटेशन दिया था डिब्रीज। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग क्या होता है? कार्य में समान। समरूप अंग होते हैं कार्य के समान। तो ये हो गया 6 नंबर। आगे आइए 7वां, समजात अंग होते हैं, समजात। प्रजनन में
समजात अंग होते हैं रचना में समान। हम भी बोले प्रजनन करने आ गया, हमारे ऑप्शन में ना है। चलिए ठीक है, समजात और समरूप, यानी कि समरूप जो है कार्य करेगा तो समरूप, और समान जात कहेगा तो स्ट्रक्चर जो रहेगा एक समान रहेगा उसको समजात कहते हैं। आठवां है कि वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? नहीं है जो बताना है। जीवन संघर्ष नहीं है। बाकी क्या क्या है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशांगति लेमार्क से संबंधित है, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव भी संबंधित है, और नए अंगों का आविर्भाव भी संबंधित है। 9 नंबर आएंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्दीप विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो क्या कहता है कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग जो है वो उद्दीप विकास के डार्विन का प्रतिपादन सिद्धांत नहीं है क्या? तो समर्थ का उत्तरजीविता, नई जातियों की उत्पत्ति और जीवन संघर्ष। 10वां है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन का है ओरिजिन ऑफ लाइफ। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। बाकी क्या है? निकटेटिंग पर्दा, कर्नाभ मांसपेशियाँ, बर्मी फॉरम अपेंडिक्स, ये सभी अपशेषी अंग होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना व भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाएगा? समजात अंग। काफ़ी असमान रहेगा कार्य में मगर संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया एक होता है, समजात अंग कहलाता है। जैव विकास, हाँ बोलिए। जैव विकास के संदर्भ में, सॉरी, अच्छा समरूप, हाँ सॉरी समरूप, हाँ कार्य एक समान कर रहा है ना, नहीं 13 नंबर सुधार लेंगे, नहीं समरूप कर लेंगे। क्या है? विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान है। समरूप क्या होता है? कार्य में समान होता है ना, यहाँ पर क्या लिख दिया? असमान। ये 1 मिनट रुकिए। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में सम उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान है, फिर समरूप का कैसे होगा जी? ना, बी होगा आंसर। रुकिए, आंसर इसका बी होगा। समझात अंग करेंगे काहे कि देखिए क्या बोला, अभी हम लोग 6 नंबर जब प्रश्न पढ़े उसमें देखिए क्या लिखा, समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, यानी कि समान कार्य करने वाला। और यहाँ पर क्या दे रहा है कि कार्यों में असमान, असमान तो नहीं ना होगा, और बोला कि उसकी संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समजात अंग होते हैं रचना में समान, यहाँ पर क्या बोला? मूल संरचना में समान, यानी कि समजात अंग होगा, सुधार लीजिएगा। 13 का कर लीजिएगा बी। जी बिल्कुल बी होगा, 13 का बी कर लेंगे। हाँ सही लगाए थे हम भी। चलिए ठीक है, 13 का सब सुधार लेंगे, बी नंबर। 14 नंबर कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किस रूप में? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, मतलब हम लोग भी अपना शरीर को नहीं काम में लाइएगा ना तो वो अनुपयोगी हो जाएगा। चलिए आगे कहता है जीवन की उत्पत्ति हुई है किसमें? जीवन की उत्पत्ति जल में। ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अच्छा, जीवन उसका पानी है। चलिए 16 नंबर, बाकी आगे नहीं गाएंगे, आगे है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और क्या रहता है जी? गइए तो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी, इतने हैं। तो चल जाएगी। नहीं ऐसे नहीं था, हम लोग को सर पढ़ाए थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तवा पे डालो तल जाएगी, पेट में डालो पच जाएगी। ठीक ना, तो हम लोग ऐसा वाला पढ़े थे। चलिए आगे आइए, तो जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? थी कह रहा है।
ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं था, बाकी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ये सभी था। कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? एकदम बंदरे है का रे? वही है ना, बंदर के समान है, हम लोग उछलते कूदते रहते हैं। 18 नंबर कहता है कि मनुष्य में अवशेषी अंग है। कर्ण पल्लव पेशियाँ, ये वाला जरा में कनवाली पहनते हैं उसको बोलते हैं कर्ण पल्लव पेशियाँ। ये क्या है? हमारा अवशेषी अंग है। इसका ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो कोई काम न है, ठीक ना। बाकी दांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, और कर्ण पल्लव ये सभी जो है हमारा अंग है, लेकिन कर्ण पल्लव पेशी जो है अवशेषी अंग है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही पूछ रहा। सालामेंडर, अजगर और कंगारू जो है ये जीवों के विकास के संदर्भ में अनुक्रम है, मतलब एक क्रमागत रूप है। तो पहले सालामेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर कंगारू आया। 20 नंबर है कि प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लैमार्क। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम लैमार्क। 21वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अपेंडिक्स। अल्प विकसित, अवशेषी ये सभी अपेंडिक्स है। फेफड़ा, हृदय, गुर्दा ये सभी विकसित होता है। चलिए, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड स्पेंसर। 23 नंबर में आएंगे, कहता है पक्षियों तथा चमगादड़ों के प्रमुख समरूपी संरचनाएं मानी जाती है क्योंकि उनकी क्या होता है? असमान उत्पत्ति और समान प्रकार। मतलब कह रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है समान रूपी संरचना माना जाता है, मगर क्यों? क्योंकि असमान उत्पत्ति दोनों का अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है? दोनों का समान है, इसलिए। तो चलिए, ये भी हो गया। 16 नंबर भी समाप्त। चलिए आइए देखिएगा 17 नंबर चैप्टर भी हम लोग कर लेते हैं, जितना होगा उतना। जंतु जगत का वर्गीकरण निकाल लेंगे। 17 नंबर में देखेंगे सबसे पहला प्रश्न। पहला कहता है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी और अमीबा जो है ये सभी प्रोटोजोआ में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये वाला चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न निकलेगा, सब प्रश्न इसका इम्पोर्टेंट रहता है, तो ज़रा ध्यान से। दूसरा है निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? ऑप्शन में देखिएगा, अमीबा का। अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता। 10th में जानते हैं अमीबा बनाने के लिए हमेशा वो देता है, तो 10वां में जब पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में अमीबा या नहीं तो पैरामीशियम दो को ज़रूर पूछता है। तो हमसे पूछा था तो हम क्या किए थे, अमीबा का कोई नहीं, अमीबा का कोई आकार होता ही नहीं था, तो जैसे मन के वैसे घुमा दिया ये करोगे। पेन डायरेक्ट एक जगह रखे और जैसे जैसे मन के वैसे घुमा दी, जब कोई आकार नहीं था। चलिए, 3 नंबर कहता है कि चप्पल की आकृति का जंतु किसके कैसा होता है? कौन सा? पैरामीशियम। तो कोई के मारे के रहेगा ना तो कहिएगा चप्पल उतारिए, और नहीं कहिएगा पैरामीशियम से मारिए का, पैरामीशियम से मारिएगा आप, ठीक है। चप्पल की आकृति का कौन होगा? पैरामीशियम होगा। अरे देखिए कितना बढ़िया, नाम भी याद रहेगा जी। पैरामीशियम में से पैर निकाल ना दीजिए, अब पैर निकाल दीजिएगा। चप्पल आप पैर में ना पहनते हैं कि हाथों में पहनते हैं? नॉर्मली पैर में पहनते हैं, तो यहाँ से याद रह जाएगा। देखिए ट्रिक खोज दिए ना। हाँ, आइए चौथा कहता है कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? ये भी बड़ा बढ़िया है, कुटपाद। इसको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया यानी कि कुटपाद। हाँ, चलिए आगे है 5 नंबर की हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है किसको? ग्रीन प्रोटोजोआ, युगलीना। हरा प्रोटोजोआ युगलीना, हरा प्रोटोजोआ। पौधा और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी कौन सा? युगलीना। पौधा और जंतु के बीच में जो योजक कड़ी होता है युगलीना होता है। 7वां है कि मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। एंटमीबा हिस्टोलिटिका याद रखिएगा, आंत में। आंत वगैरह भी हम लोग पढ़ लिए हैं ना। अगला है पेचिस या अमीबोयोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। पेचिस किसके कारण होता है?
एंट अमीबा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो गो सवाल है। एगो तो यही हो गया डायरेक्ट कि पेचिस बीमारी किसके कारण होता है, तो प्रोटोजुआ के कारण। और दूसरा ये हो गया कि किस प्रोटोजुआ के कारण, तो एंट अमीबा के कारण। एंट अमीबा क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटोजुआ। 9 नंबर है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ कौन सा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ, लिस्मेनिया डोनावानी कहते हैं इसको, काला जार लिस्मेनिया। चलिए 10 के बाद आइए 11 पे। निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है कौन, ट्रिपैनोसोमा। किस निंद्रा रोग किसके कारण होता है, कवक विषाणु जीवाणु किसके कारण, प्रोटोजुआ से होता है। हाँ, हम ऑप्शन ही नहीं दिए ना, तो कह देते इनमें से कोई नहीं। हाँ, निंद्रा रोग जो होता है प्रोटोजुआ के कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। ठीक है, आगे आइए। कहता है मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजुआ कौन सा है, इकोलाई। मनुष्य के आंत में होने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजुआ इकोलाई। 13 नंबर है कि अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब उसका जो चलता है वो वाला, क्यों, हाँ, भोजन ग्रहण करने और प्रचलन के लिए। काहे क्यों कर कोई आकार ना होता है ना, तो जैसे मन होता है वैसे सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ करके भोजन को अपने अंदर ले लेता है, और फिर वो बंद हो जाता है। फिर वैसे ही एगो और कीड़ा भी आता है, हरा हरा सा, देखिएगा गांव में मिलेगा कीड़ा, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, पहले सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, इसी आगे बढ़ता है। वैसा ही होता है अमीबा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, रोनाल्ड रॉस। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता था किसको, जापान में उपहार किसको देता है, यूप्लेक्टेला। जापान में है यूप्लेक्टेला। बीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, यूप्लेक्टेला। बीनस के फूलों की डलिया यूप्लेक्टेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाएंगे, ऑस्टिया। ये ऑस्टिया है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटा छिद्र जो होता है ऑस्टिया कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाएगा, छोटका तो ऑस्टिया हो गया, बड़का अस्कुलम। छोटा ऑस्टिया, बड़ा अस्कुलम। छोटा रहेगा ऑस्टिया, बड़ा रहेगा अस्कुलम। चलिए आ गया 19 नंबर। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, निडेरिया। सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहते हैं। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, हाइड्रा। हाइड्रा में खून नहीं होता मगर श्वसन करता है, रेस्पायरेशन करता है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, सिलेंट्रेटा के कारण होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग बताएंगे, डेंटेकिल्स। डेंटेकिल्स हाइड्रा का प्रचलन अंग डेंटेकिल्स। कुटपाद किसका प्रचलन अंग था, अमीबा का। 23 नंबर पे आएंगे। कहता है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, जेलीफिश, निडेरिया। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है, मैट्रीडियम। मैट्रीडियम समुद्री एनीमोन के नाम से मैट्रीडियम। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसे जाना जाता है, फाइसेलिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया। इसमें बड़ा खतरनाक खतरनाक छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमरत्व इमोरलिटी का गुण पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में अमरत्व पाया जाता है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बहुत बार पढ़े हम लोग, मुकुलन यानी कि नवोदित। ऑप्शन नंबर बी। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, प्लेटिहेलमिन्थस। फीता कृमि टैप बम जो है प्लेटिहेलमिन्थस है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, मधुमक्खी, केचुआ, फीता कृमि और रेशम कीट। फीता कृमि उपयोगी नहीं है, ये बीमारी पैदा करता है।
निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आत्मा में पहुंचता है? सुअर का मांस खाएंगे तो फीता कृमि पहुंच जाएगा। गोल कृमि या सूत्रकृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? गोल कृमि और सूत्रकृमि नीमैथेल्मिनिथेज। नीमैथेल्मिनिथेज में गोल कृमि और सूत्रकृमि और फीता कृमि प्लेटीहेल्मिनिथेज। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरियोसिस। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होगा बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। एस्कैरिया पाया जाता है किसमें? मनुष्य के दांत में, आंत में, मनुष्य के आंत में। फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ का। फेरिटीमा पोस्थुमा वैज्ञानिक नाम है केचुआ का। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन। केचुआ में रक्त वर्णक हीमोसाइनिन। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्यों? किसानों का मित्र। जमीन को छिद्रयुक्त मतलब छेद कर देता है, बना करके मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। हाँ। केचुआ में कितना आँख होता है? कोई आँख नहीं होता। हाँ, केचुआ में आँख कोई नहीं होता है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोली करके, पोली मतलब हल्का करके, नीचे छेदयुक्त करके। हाँ, भुरभुरा जिसको बोलते हैं। चलिए आगे आइएगा। कितने नंबर है? 41 नंबर। कीटों में कितनी जोड़ी टांग होता है? 3 जोड़ी, टोटल 6 गो। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? कॉकरोच का श्वसन अंग बातक है, बातक। ऑप्शन नंबर बी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है बातक। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफेद होता है। मच्छर में लाल खून का उभार आना किस पर पोषण के कारण होता है? स्तनधारी। मच्छर में लाल खून का उभार आ जाए तो समझिएगा कि वो स्तनधारी मतलब हम लोग का खून चूस रहा। ठीक है। लाह उत्पन्न होती है किससे? कीटों के शरीर के स्रवन से लाह उत्पन्न होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोट। घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट। बिच्छू पर विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिड। एथेनोइक अम्ल। ठीक है। चलिए आगे कहता है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसीडम के कारण तितली की आंख रात में चमकता है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिए। निंद्रा रोग फैलाती है कौन? निंद्रा रोग सीसी मक्खी, स्लीपिंग सिकनेस। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने का मच्छर है कौन सा? सैंड फ्लाई, बलुई मक्खी। तितली के कायापलट का तीसरा चरण क्या होता है? प्यूपा, प्यूपा। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एनोफिलीज मलेरिया। कटल फिश के नाम से जाना जाता है? सिपिया को जाना जाता है कटल फिश। ऑक्टोपस है एक, क्या है ऑक्टोपस? क्या है? मृदु कवची है, मजबूत कवच वाला होता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है? मृदु मतलब कमजोर होता है जी, मतलब मुलायम होता है। मृदु कवची सुधार लीजिए। हाँ, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्टोपस को जाना जाता है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितना? ऑक्टो 8। एनेलिडा और मोलस्का के बीच के योजक कड़ी
न्यूप्लिना, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में न्यूप्लिना। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली, स्टारफिश। एकाइनोडर्मेटा, समुद्री जीव। अरस्तु का लालटेन है, अरस्तु का लालटेन समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। अरस्तु का लालटेन क्या है? एरिस्टोटल लालटेन, लैंटर्न है जी, लैंटर्न, लालटेन है लैंटर्न। समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र के चबाने वाला यंत्र, ठीक है, जो भी है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्टीरियस, तारा मछली का नाम से जाना जाता है एस्टीरियस को। मछली के विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, कौन सा? गिल्स, मछली गिल्स से श्वसन लेता है। चलिए 62 तक हो गया, बाकी आगे के 120 क्वेश्चन और रह गया, ठीक ना। इसको हम लोग कल करेंगे। इसमें एक बार हम कहेंगे कि एक, हाँ तो 60 हुआ ना, तो 120 को बचेगा। ये जो अभी 60-62 को किए, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। छोटा छोटा है मगर खतरनाक है। हाँ, अनसुना सा बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा। ग्रुप डी वगैरह में यही सब क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा। चलिए बाकी मिलते हैं अब शाम वाली क्लास में। अभी के लिए आप लोगों का भी सबका स्वागत है, यूट्यूब वाले का भी और क्लास वालों का भी। मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।